हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह। वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को कवर करने, जिसमें हम लोग उसके पार्ट 7 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा होगा कि मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जब हम लोग किसी भी पर्सन में एंटीजेंस डालते हैं तो उसके बॉडी में या फिर कोई जो कि एक लिविंग या फिर डेड माइक्रोब्स हो सकते हैं या फिर कोई प्रोटीन्स हो सकता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन एजेंट्स का काम करेंगे, तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, और इस टाइप के इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, और इनके बीच के डिफरेंस को भी हम लोग यहाँ पे बहुत क्लियर करने वाले हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि टाइम लगता है थोड़ा, मतलब जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब पहली बार जब इनकाउंटर होता है किसी पैथोजन से, तो क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है और उस नए पैथोजन के अगेंस्ट। तो इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी का। जबकि देखिए, जब हम लोग डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर रहे हैं किसी की बॉडी में, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स आ जा रहे हैं हमारे बॉडी में, तो क्या होगा उस टाइम पे, अगर नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पे अगर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी उनके खिलाफ, उनको वो एंटीजेंस हो जाएंगे तो उनके खिलाफ बनेगी। तो इस टाइप को की इम्यूनिटी को हम लोग बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज़, ठीक है। बट व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़, मतलब पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में नहीं बन रही, पहले से ही बनी हुई है, दे आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो जब हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डालते हैं तब वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है ना, जब हमारी बॉडी में नहीं बन रही है, जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड हो उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। मदर्स मिल्क को क्यों बहुत ज़रूरी कहा जाता है एक न्यू बॉर्न इन्फेंट के लिए, नवजात के लिए, क्योंकि द येलोइश फ्लूइड द विच इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम, तो जो येलोइश फ्लूइड होता है मदर का, दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम, इज सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो कि फॉलो करता है पार्ट्यूरेशन को, मतलब डिलीवरी को। हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज़ IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं IgA, आपको नाम याद रखना IgA, तो यही वाली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं सलाइवा, टीयर और बाकी जगहों पे स्वेट में भी प्रेजेंट रहती है, यही वाली एंटीबॉडी IgA। तो आपको याद रखना कि यही एंटीबॉडी IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट रहती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को, ठीक है ना, उसमें इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है, एक इन्फेंट में जो कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, to protect the infant, and the fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy। प्रेगनेंसी के भी टाइम पे जो फीटस है, जो कि मदर के पेट में जो बच्चा है जो भी डेवलप हो रहा है, उसको फीटस कहते हैं। तो वो भी आप जानते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है न्यूट्रिएंट्स का, CO2 का और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स का भी। तो वही ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है जब बेबी पेट में होता है। तो जो फीटस होता है उसको एंटीबॉडीज़ भी प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ जाती हैं प्लेसेंटा को पास कर सकती हैं, वो सिर्फ एक ही एंटीबॉडीज़ होती है, जिसको जो कि आप पढ़े होंगे पिछले वीडियोस में मेरे, पर फिर से बता देता हूँ, IgG। तो IgG एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो पास कर सकती हैं प्लेसेंटा को। तो ये आपको याद रखें कि कौन से पास करती हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि हम लोग ये पहले से ही IgA एंटीबॉडीज़ या IgG एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर बॉडी में डाल रहे हैं, या फिर जा रही हैं बेबी के, हम लोग उसके बॉडी में प्रिपेयर नहीं हो रहा, हम लोग पहले से ही बनी बनाई जो कि मदर के बॉडी में बनी है उसको डाल रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो जाता है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो आपको एकदम डिफ्रेंशिएशन इसको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि अगर क्वेश्चन आए तो आप अपने से बना कर लिख सकें, ना ही कि रट सकें, ठीक है। तो आप ये पे मेरे शॉर्ट नोट्स भी है, इसको भी नोट कर सकते हैं, इसी का पूरे को मैंने शॉर्ट में किया है। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अपने मन में, अगर आप इनका शॉर्ट फॉर्म बना सकते तो फिर आप कर सकते हो। और तो आप भी अपना ही बनाइए, और NCERT का पूरे हर लाइन का आप यही ट्राई करें कि हर लाइन का आपके पास नोट्स हो, कि कभी कुछ कमी ना हो, मतलब कुछ छूटे ना, ऐसा आपको नोट्स बनाना है। तो फिर चलिए हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं।
तो अगला टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, बहुत बच्चे इनके बीच में कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये डिफरेंट हैं कि सेम हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है और यहाँ पे क्लियर नहीं है उतना इस बुक में। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि दोनों के बीच डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो पढ़ते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी के पास मेमोरी रहेगी, तभी इम्यून सिस्टम के पास तभी वो ये फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, मतलब इसका प्रिंसिपल ही यही है, मेमोरी के पे ही ये वर्क करेगा। इसकी आपके बॉडी में मेमोरी होनी चाहिए उस पैथोजन की। ठीक है ना। तो इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, preparation of antigenic proteins of pathogen और inactivated weakened pathogen, और इसी को वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है ना। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। वैक्सीन क्या है भाई? वैक्सीन एक प्रिपरेशन होता है किस चीज़ का? एंटीजेनिक प्रोटीन का। ठीक है, पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन का, जो कि भाई पैथोजन है, फॉरेन है, तो उसका हम लोग प्रोटीन बना लेते हैं तो वो एंटीजेनिक हो जाता है। और या फिर पैथोजन को ही इनएक्टिवेट या फिर वीक कर देते हैं, तो वीकेंड जो करते हैं ना, इसको एटीन्यूएटेड भी बोलते हैं, एटीन्यूएटेड पैथोजन। ठीक है ना। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, तो इसी को वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है ना। तो वैक्सीन अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ सस्पेंशन और अ प्रिपरेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो अभी हम लोग वैक्सीन डालेंगे तो क्या होगा? वैक्सीन डालेंगे तो जो ये एंटीजेंस होंगे। ठीक है ना, एंटीजेंस ही डाल रहे हैं हम लोग। तो एंटीजन मतलब कि ये पैथोजन ही डाल रहे हैं, उसका फॉर्म डाल रहे हैं, प्रोटीन डाल रहे हैं, या फिर उसी को वीकन या इनएक्टिवेट करके डाल रहे हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए एंटीजन है, तो इसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, तो बन गया। ठीक है, पर जब अब ये तो वीकेंड या इनएक्टिवेटेड है, तो ये तो हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, बट इनके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा। तो जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो पैथोजेनिक एजेंट्स जब एक्चुअली में हमारे बॉडी पे हार्म करने की कोशिश करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तब जो एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई हैं दे वुड न्यूट्रलाइज इट। ओके, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फाइट करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ओके, पहले से ही हमने उनको एक पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए टाइम दे दिया था, अब ये इनके लिए सेकेंडरी हुआ, मतलब कि सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हुआ इनके लिए जब एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ पहली बार। समझ रहे ना। इस बार तो हम लोग पहली बार तो जो वीकेंड करके डाले थे वैक्सीन के फॉर्म में, तो उसी टाइम बन गई थी, फिर वो बाद में न्यूट्रलाइज कर लेगा जब एक्चुअल होगा, तो वो हमारे बॉडी के लिए सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा जो कि हाईली इंटेंसिफाइड रहेगा। ठीक है ना, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। अच्छा, तो वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, वो भी जनरेट हो जाते हैं, जो कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर या फिर जब एक्चुअल होगा इन्फेक्शन तो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इस पैथोजन को कि हाँ भाई इससे तो हम पहले भी मिले हुए हैं। और कब मिले हैं? जब हमने वैक्सीन डाला था, अपने बॉडी पे वैक्सीन लिए थे, तभी हमारे ये लोग समझ गए थे हाँ भाई इसको तो कहीं देखें जब एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ। और फिर एंड दे ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ओवररन मतलब टू ओवरकम कम्प्लीटली, या फिर हावी हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर ये सब हावी हो जाते हैं उस इन्वेडर पे विथ अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इतना प्रोड्यूस कर देंगे कि वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा कॉज पैथोजन। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin। तो भाई कभी कभी बहुत मतलब सांप काट लिया या फिर टेटनस हो गया, तो उस टाइम हमें बहुत जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत रहती है हमारे बॉडी की तरफ से, कि ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैले या ज़्यादा हमारे बॉडी को हार्म ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, पहले से ही एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई हैं या एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। एंटीटॉक्सिन क्या एक प्रिपरेशन है कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है ना, तो वो जो आपको सांप काटा है या फिर टेटनस हो तो उसके खिलाफ पहले से ही उस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड रहती हैं, जो कि आप ले लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है बहुत जल्दी में, क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे। Even in cases of snake bite, the injection which is given to the patients contains preformed antibodies against the snake venom। तो जो हम लोग इस सांप काटते हैं तभी जो इंजेक्शन लेते हैं उसमें पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ रहती हैं उस स्नेक वेनम, उस स्नेक के जहर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी हुई रहती है, जो कि हम लोग ले लेते हैं और क्विक इम्यून रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, और हार्म नहीं करता हमारे बॉडी को। तो इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था भाई, एक्टिव या पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव में क्या है, जब हमारी बॉडी में नहीं बन रहा, जब हम लोग पहले से ही बनी बनाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे बनी बनाई ना ले रहे हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दोनों के लिए
टॉक्सिन के लिए भी और स्नेक वेनम के लिए भी बनाई ही लेंगे, तो उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, तब हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है रिकॉम्बिनेंट। चलिए तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बीच का डिफरेंस। तो वैक्सीनेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन जो कि किल्ड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन या फिर प्रोटीन एंटीजन को हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं बॉडी में या फिर डाल रहे हैं। तो वैक्सीन ले रहे हैं उस प्रोसेस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम लोग अपने बॉडी में, उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन वो जो प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीजन and it can be through vaccination or by other means like breastfeeding और disease development। तो immunization जो है वो रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी गेन कर रही है उस एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है ना, रेजिस्टेंट बन रही है, तो उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं। हाँ भाई हम लोग इम्यूनाइज्ड हो गए, मतलब हमारी बॉडी अब वो रेजिस्टेंट बन गई है उसके खिलाफ। अब हम वो आएगा तो बढ़िया एकदम एंटीबॉडीज़ बना के ख़त्म कर देंगे। तो यह वैक्सीनेशन से भी हो सकता है। देखो वैक्सीनेशन इज़ अ वे टू अचीव इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीनेशन हम लोग करवा रहे हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी रेजिस्टेंट बन रही है, ठीक है ना। पर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन से ही हो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग उसमें भी क्या होगा, वो वैक्सीनेशन नहीं है, हम लोग कुछ एंटीजन नहीं ले रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ये डिजीज़ डेवलपमेंट हो गया, तो हम अपने खुद ही एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं या फिर एंटीबॉडीज़ ही बाहर से ले रहे हैं, तो उससे भी तो हम लोग रेजिस्टेंट बन ही ना रहे हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट या उस डिजीज़ के अगेंस्ट, तो उसको इम्यूनाइजेशन बोले। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट दैट एंटीजन। बस हम रेजिस्टेंट बन रहा, हमारी बॉडी रेडी हो गई हाँ कि अब नहीं भाई हम रेजिस्टेंट हो गए, अब हमें ये सब इन्फेक्शन होगा। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि चिकन पॉक्स और मीजल्स ज़िंदगी में एक ही बार होता है, फिर एक बार हो जाता है फिर नहीं होता अगली बार। तो क्या हुआ, फिर जब पहली बार हुआ तो हम लोग एकदम भाई हाँ भाई एकदम समझ गए कि हाँ ये ऐसा है, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर लिया एंड मेमोरी हो गया, हमारे पास मेमोरी BNT सेल्स बन गए हमारी बॉडी में। अगली बार आएगा तो भाई ढूंढ देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगली बार वो होता ही नहीं है, एक ही बार होता है, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार हम लोग इम्यूनाइज हो गए, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन इज़ अ वे टू अचीव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा डिफ्रेंसिएशन समझ गए होंगे ऑफ कोर्स, तो अगर आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स में तो आप ये लाइन लिख दीजिएगा बस कि वैक्सीनेशन इज़ अ वे टू अचीव इम्यूनाइजेशन। तो इससे आप पूरा चीज़ समझ जाएंगे एक बार में। अगर अभी आप समझे होंगे तो आपको हमें तुरंत यही लाइन पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी कि वैक्सीनेशन इज़ अ वे टू अचीव इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज़ डेवलपिंग रेजिस्टेंस, ओके, ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और डीज। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर चुके हैं, हम लोग एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को पैथोजन की जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है उसके एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड या एंटीजेनिक प्रोटीन को हम लोग बैक्टीरिया या फिर रीस्ट में डाल दिए। तो उससे क्या होगा, जब अब उस बैक्टीरिया और रीस्ट में डाल दिए तो क्या होगा कि देखिए मान हम लोग करते क्या हैं एक्चुअली, मैं बताता हूँ आपको। सरफेस प्रोटीन होता है, मान लीजिए कि मैं अच्छा आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेल्थ ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन एंड एग्जांपल हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। तो ये आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन थी ना वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाई गई है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये हेपेटाइटिस B की वैक्सीन बनाई गई है, जो कि ईस्ट को यूज़ करके बनाई गई है। ट्रांसजेनिक ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक क्यों भी मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग की ये क्या था, HBV का ही मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, मतलब ये है हेपेटाइटिस B वैक्सीन का एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए करते क्या है कि सरफेस प्रोटीन होता है वो हम लोग इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, जो कि हेपेटाइटिस B कॉज करता है, उसके हम लोग इनएक्टिवेटेड वर्जन से हम लोग उसके सरफेस प्रोटीन को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब उसको हम लोग निकाल लिए उस सरफेस प्रोटीन को HBV मतलब हेपेटाइटिस B वायरस वैक्सीन नहीं, ठीक है ना। तो HBV के हम लोग सरफेस प्रोटीन निकाल लिए। अब हम लोग उसको ईस्ट सेल्स में डाल दिए, ठीक है ना, ईस्ट सेल्स में डाल दिए। अब हम इन लोग ये वो ईस्ट सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ईस्ट सेल से बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी किसकी, प्रोटीन की, जो कि उस प्रोटीन की भी जो हम लोग सरफेस प्रोटीन डाले हैं वायरस का, तो हम लोग बहुत सारे कॉपीज़ बना लेंगे। तो ईस्ट सेल्स की बहुत कॉपीज़ बनेंगी तो प्रोटीन की भी कॉपीज़ बन जाएगी और इसको हम लोग वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड दिस विल बी यूज टू मेक द वैक्सीन, यही जो प्रोटीन है दिस विल बी यूज, ओके। तो सब में प्रोटीन फैल गया, ठीक है ना, वो इनएक्टिवेटेड वाला।
तो भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बहुत सारी कॉपीज़ बन गई हमारे पास, धाए मारो सबके अंदर, ठीक है ना, इंजेक्ट करो और फिर ये इनएक्टिवेटेड है, कुछ हार्म नहीं करेगा, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और हम लोग क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, हम लोग इम्यूनाइज्ड हो गए, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था और हम लोग इसी के थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हो उसी चीज़ का। भाई हम मल्टीप्लाई कॉपी तो बना ही सकते हो उस प्रोटीन का, ठीक है ना। बहुत सारे हो गए PCR जैसे बहुत सारे आजकल वो हो गए हैं मेथड्स, बायोटेक्नोलॉजी मालूम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो हेल्थ ग्रेटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास। तो भाई वही है, प्रोटीन है, मल्टीप्लाई करना है और डालते रहो बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू। तो इसमें ईस्ट को यूज़ किया गया था, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक ईस्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि कोई से भी ऑर्गेनिज्म में हम लोग अगर DNA में चेंज करते हैं या कहीं चेंज करते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। अगर हम चेंजेस करते हैं उसके DNA में या फिर जेनेटिक जीनोम में चेंज करता है, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर ऑफ इम्यूनिटी, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। और एडवर्ड जेनर आपने वैक्सीनेशन पूरा टॉपिक पढ़ लिया, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी एडवर्ड जेनर ने, आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी और 1796 में डेवलप की थी, ठीक है ना। ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बेसिक है, तो आपको ईयर याद रखना होगा। 1796 में फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स की, फादर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। तो चलिए आज कवर कर लिया हमने इन दोनों टॉपिक्स को, वैक्सीनेशन और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी को। अगले टॉपिक में एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, तो इससे मुझे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप ज़रूर पूछिएगा। और भले अभी थोड़ा मैं अच्छे से ना बता पा रहा हूँ, पर अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैं यही कोशिश करता हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।